आज हम पढ़ेंगे बेटा डाटा इनकोडिंग। डाटा इनकोडिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू बाइनरी फॉर्म इज नाउन एज इनकोडिंग। डाटा इनकोडिंग, ठीक है, ऐसा अमल जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा को कन्वर्ट कर देते हैं बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म कौन सी होती है हमारे पास? 0 और 1। ये तो आप लोगों को अब रट गया है ना? तो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के अमल को कहते हैं डाटा को। अब डाटा कुछ भी हो सकता है बेटा, डाटा मेरा नाम भी हो सकता है। मैंने पहले भी एक बात की थी, अगर कोई आपसे पूछे कि डाटा क्या होता है तो आप कह देना सर आपका नाम। ये भी एक क्या है? डाटा। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग दैट डाटा इनटू बाइनरी फॉर्म, दिस इज कॉल्ड डाटा इनकोडिंग। ये हमने क्या किया बेटा? ये हमने यहाँ पर किया है डाटा इनकोडिंग, ठीक है। ऐसा अमल जिसमें हम अपने डाटा को, लाजिमी डाटा टेक्स्ट फॉर्म में हो, डाटा कोई पिक्चर भी हो सकती है, डाटा कोई नंबर भी हो सकता है, डाटा कुछ भी हो सकता है, उसको कन्वर्ट करना है हमने कौन सी फॉर्म में? 0 और 1 की फॉर्म में। इस अमल को कहते हैं डाटा इनकोडिंग। समझ आ गई? ऐसा अमल जिसमें डाटा को कन्वर्ट किया जाता है, तब्दील किया जाता है बाइनरी फॉर्म में, उस अमल को कहते हैं हम डाटा इनकोडिंग। आगे हमारे पास आता है व्हाई वुड डू डाटा इनकोडिंग। हम डाटा इनकोडिंग करते क्यों हैं, या इसको करने की जरूरत क्या है? तो इसकी जरूरत यह है बेटा, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। इस बात का हमें पता है, कंप्यूटर कौन सी जबान समझता है? सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज, जो कि होती है हमारे 0 और इसके अलावा और कोई लैंग्वेज है? और बाइनरी लैंग्वेज हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है, हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। करने पे भी आए तो उसकी कुछ हद तक पहुंच जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर जितनी स्पीड नहीं होगी हमारी डाटा इनकोडिंग या उसको बाइनरी लैंग्वेज को समझना। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ, यहाँ पे मेरा नाम है साजिद, अगर मैं अपने नाम को कन्वर्ट करूँ ना बेटा बाइनरी फॉर्म में, तो कुछ इस तरह होगा। ये मैं एग्जैक्ट फॉर्म नहीं बता रहा आपको। अगर मैं अपने नाम को कन्वर्ट करूँ तो इसकी सिर्फ एक वर्ड एस को कन्वर्ट करूँ तो वो कुछ इस तरह से ऑलमोस्ट ये मेरा नाम होगा। अब आप बताओ किसको समझना आसान है, इसको या इसको? डेफिनेटली टेक्स्ट को समझना हमारे लिए ज्यादा आसान है, लेकिन कंप्यूटर के लिए ये समझना ज्यादा आसान है। और दूसरी बात, अगर हमें से कोई गलती हो जाती है टेक्स्ट फॉर्म में, इसमें मैंने ई लिख दिया और मैंने क्या लिखना था? आई। अब इसमें मुझे चेंजिंग, मुझे पता ही नहीं है कहाँ से ई के कहाँ से डिजिट स्टार्ट हो रहे हैं, मुझे पता चल रहा है नहीं। इसको मॉडिफाई करना, इसमें तब्दीली करना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ओवरऑल बात की जाए तो ये इंसान के लिए समझना, इसको वर्क करना इस पर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जबकि ये हमारे लिए क्या है? बहुत ज्यादा आसान है। अब यहाँ पे बात की जा रही है डाटा इनकोडिंग करते क्यों है? व्हाई वी डू डाटा इनकोडिंग? कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर कौन सी जबान समझता है? सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज। और हम समझते हैं ये वाली लैंग्वेज। अब इस लैंग्वेज को हम समझते हैं, कंप्यूटर समझते हैं इस लैंग्वेज को, हम डाटा देते हैं इस लैंग्वेज के अंदर। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर को अगर अपने कंप्यूटर हार्ड ड्राइव में किसी भी जगह डाटा को स्टोर करना है तो वो पहले इसको कन्वर्ट करता है इस फॉर्म में, फिर जाके ये डाटा जो होता है हमारा स्टोर होता है। इसलिए डाटा इनकोडिंग करना जरूरी है। ये यूं समझ लो डाटा इनकोडिंग कि अगर आप यहाँ पर एक मैं पर्सन है, यूजर है, यूजर की लैंग्वेज को कन्वर्ट करना पड़ता है, डाटा इनकोडिंग से गुजरना पड़ता है, इस डाटा को या इनकोडिंग से गुजरना पड़ता है, तब जाके कंप्यूटर के अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे कि स्टोर करना या उसको प्रोसेस करना, डिफरेंट तरह के, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ से जो होता है ना डाटा, तो जब भी ये डाटा हम देंगे, डाटा इनकोडिंग से गुजरकर फिर ये स्टोर और प्रोसेस होगा। क्योंकि हम डाटा देते हैं बेटा टेक्स्ट फॉर्म में, इंग्लिश की लैंग्वेज में या डिफरेंट लैंग्वेजेस में दे सकते हैं, वो लैंग्वेजेस से कन्वर्ट होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, कंप्यूटर लैंग्वेज से कन्वर्ट होकर फिर वो उस पर प्रोसेस या उसका स्टोर, जो भी उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो परफॉर्म होता है। Computer only understand binary language, so data must be converted into binary language from before binary form before store inside the computer. क्या कह रहा है? डाटा मस्ट बी कन्वर्टेड, डाटा को लाजमी कन्वर्ट होना चाहिए इनटू बाइनरी फॉर्म, बाइनरी फॉर्म में, बिफोर स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर स्टोर होने से पहले, बिफोर इनसाइड द कंप्यूटर के अंदर स्टोर होने से पहले।
जब वो स्टोर होगा ना, हमें शो, जैसे पर मैंने अपनी पिक्चर थी, मैंने अपनी पिक्चर को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना है, मैं अपनी पिक्चर जब कंप्यूटर को दूंगा तो वो मेरी पिक्चर सेम एज इट इज मेरी पिक्चर ही जाएगी, लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा, उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर वो अपने पास स्टोर करेगा। अब अपने पास जब वो स्टोर करेगा, मुझे कैसे शो होगी, मेरी पिक्चर ही एज इट इज शो होगी। लेकिन उसमें क्या होता है, वो स्टोर करने से पहले बाइनरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है, फिर जाके वो उसको स्टोर करता है। यहाँ भी मैंने यही बात की कि कंप्यूटर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले इनकोड करेगा, फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद फिर हमें आउटपुट दिखाएगा। प्रिंटर की एग्जांपल ले लो, जब हम मोबाइल से कमांड देते हैं ना प्रिंटर को, क्या लफ्ज जा रहे होते हैं तार में से? अगर मैं लिखा हुआ है प्रिंटर पर लिखा व्हाट इज इनकोडिंग, मैं ये प्रिंट कर रहा हूँ, कभी देखा हो कि मोबाइल से व्हाट, पहले डब्ल्यू जा रहा है, फिर एच जा रहा है, ऐसे हवाओं में उड़ता हुआ जा रहा है। ऐसे तो नहीं होता ना। वर्ड क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है बेटा जीरो और वन की फॉर्म में। और जीरो और वन क्या है हमारे पास, सिग्नल्स। क्या है हमारे पास, सिग्नल। इलेक्ट्रिकल पल्सेस है ना, और इलेक्ट्रिकल पल्सेस ही तार में से गुजर रही होती हैं। समझ आई बात? फिर वो कंप्यूटर, फिर वो जाते हैं प्रिंटर के पास। जब वो प्रिंटर के पास जाते हैं, अब क्या प्रिंटर के ऊपर जो पेज होता है, पेज पे 01 प्रिंट होकर आ रहा होता है? नहीं, वहां पे प्रिंटर उसको कन्वर्ट करता है कौन सी फॉर्म में, इंग्लिश की फॉर्म में। उन बाइनरी फॉर्म को कन्वर्ट कर देता है वापस से उनकी असल हालत में, टेक्स्ट की फॉर्म में, और फिर वो कंप्यूटर के ऊपर पेज के ऊपर प्रिंट हो रहा होता है। ये बीच का काम जो है ये कहलाता है हमारे पास डाटा इनकोडिंग। पढ़ते हैं डाटा इनकोडिंग को करने का तरीकाकार क्या है, उसकी स्कीम क्या है, उसकी टाइप्स क्या है। एक है हमारे पास बीसीडी, एक है एफसीडी, एक है आस्की, एक है यूनिकोड। ठीक है, हम इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास सबसे पहली पहली कोडिंग स्कीम थी, वो थी हमारे पास बीसीडी। बीसीडी स्टैंड फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी कि डेसिमल्स को बाइनरी कोड में क्या कर देता है, वो कन्वर्ट कर देता है। यानी कि डेसिमल पॉइंट कोई भी डिजिट हो सकता है, उस डिजिट को क्या कर देता है, वो कन्वर्ट कर देता है जीरो और वन की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे इट इज 4 बिट कोडिंग स्कीम। 4 बिट का मतलब क्या है, कितने 4 बिट से मुराद क्या होगा हमारे पास, 4 बिट वन एबल, ये भी ठीक है। 4 बिट से मुराद है बेटा, इस तरह से हमारे पास चार होंगे ना, जीरो वन क्या बिट है ना, तो या तो चार जीरो भी हो सकते हैं, चार वन भी हो सकते हैं, या इनके जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं वो सारे के सारे बन सकते हैं, लेकिन ये होंगे कितने, सिर्फ और सिर्फ चार। इसलिए बीसीडी जो था वो था 4 बिट कोडिंग स्कीम था। अब ये स्कीम 4 बिट है तो इसका क्या फायदा होगा 4 बिट होने का, इट मींस ईच डेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड एज 4 बाइनरी डिजिट। अब इसका काम क्या होता था, बीसीडी क्या कन्वर्ट करता था, सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स को। इसको कन्वर्ट करता था, ये करेक्टर्स को कन्वर्ट करने की काबिलियत सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को, डिजिट को कन्वर्ट करता था। और डिजिट को कैसे कन्वर्ट करता था, 4 बिट्स में, 4 बाइनरी डिजिट में। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर मैं 9 को कन्वर्ट करूँ एब्सिडिक में तो इसका होता था 2, सॉरी इस तरह नहीं, 2 4 जा 1 रिमेनिंग, 2 2 जा 0 रिमेनिंग, 2 1 जा 0 रिमेनिंग। क्या है इसका, 1 0 0 1। कितने बिट आए, ठीक है, इसकी एक रेंज है, ये नहीं कि कोई भी नंबर उठा के कर लोगे तो 4 में आएगा। जैसे जैसे नंबर की तादाद बढ़ जाएगी तो वो फिर रेंज भी बढ़ जाएगी, फिर 4 बिट से आपको 8 बिट पे चला जाएगा, बढ़ती जाएगी रेंज। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात की जाती है, इट इज 4 बिट कोडिंग स्कीम, या 4 बिट कोडिंग स्कीम है। इट मीन ईच डेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड एज 4 बाइनरी डिजिट। हर डेसिमल डिजिट, अब ये 9 क्या है, एक डेसिमल डिजिट है, ये क्या है, एक डेसिमल डिजिट। इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो वो कैसे करेगा, 4 बाइनरी डिजिट में इस तरह रिप्रेजेंट करेगा। इट वॉज यूज बाय अर्ली कंप्यूटर, ये बहुत पहले के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया था। वो कंप्यूटर जिसके अंदर हम सिर्फ कैलकुलेशन का काम देते थे। देखो जब कंप्यूटर बना था ना, सिर्फ और सिर्फ किस लिए बना था, कैलकुलेशन के लिए। कहते हैं सबसे पहली इन्वेंशन एक कैलकुलेटर थी, कंप्यूटर की पहली फॉर्म क्या है, कैलकुलेटर है। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन के लिए बना था, और उस वक्त जो कोडिंग स्कीम बनाई थी वो क्या थी हमारे पास, बीसीडी, जो सिर्फ और सिर्फ डिजिट के ऊपर काम करते थे, कैरेक्टर्स पर कोई काम नहीं हो रहा था उस टाइम। फिर उसके बाद जब ये देखा जी कि डिजिट पे काम हो सकता है तो कैरेक्टर पे क्यों ना करें, तो फिर उन्होंने लॉन्च किया एब्सिडिक, EBCDIC। एब्सिडिक क्या होता है, एब्सिडिक स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज, ये इसका है फुल फॉर्म। ठीक है, इट इज एन 8 बिट कोड। अब ये हमारे पास 4 बिट था, ये कितना हो गया बेटा, 8 बिट कोडिंग स्कीम हो गया। ठीक है, 2 की पावर 4, 16 डिजिट्स को ये रिप्रेजेंट कर सकता था, कितने डिजिट को, 16 डिजिट को। अब 16 कौन से होंगे बेटा, 0 2
15। ठीक है, 2 की पावर 4 बिट कोडिंग स्कीम होगी तो टोटल कितने डिजिट सपोर्ट करता है बेटा? 16। और 0 टू 15 वाले जो हमारे कैरेक्टर होते हैं सिर्फ इतने डिजिट को सपोर्ट कर सकता है, इससे ज्यादा डिजिट को सपोर्ट नहीं करता। अब हमारे पास आइए बेटा, कोडिंग स्कीम जो है वो है एप्सिडी, और ये कितने में है बेटा? 8 बिट कोड स्कीम है। कितने बिट? 8। तो 2 की पावर 8 कितना होता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 1256। बस ये क्या बात है, ऐसे आनी चाहिए। इट इज एन 8 बिट कोड। ये क्या हमारे पास 8 बिट कोड है, तो ये कितने कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकता है बेटा? 256। ठीक है, 256 कैरेक्टर्स को जो है ये रिप्रेजेंट कर सकता है। यहाँ भी ये बात है, इट इज नॉर्मली यूज्ड इन, इट कैन रिप्रेजेंट 256 कैरेक्टर। अगर अब आपसे कभी कोई पूछे ना कि इतने बिट कोडिंग स्कीम में तो कितने कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको तरीकाकार पता है ना कैसे होगा? 2 की पावर 8, 4 बिट है तो 2 की पावर 4, 7 बिट है 2 की पावर 7। इस तरह करके आप क्या कर सकते हो, कोडिंग स्कीम सारी की सारी मालूम कर सकते हो कि कितने कैरेक्टर को सपोर्ट करेगा। अच्छा, इट इज नॉर्मली यूज्ड इन मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये कौन से कंप्यूटर में इस्तेमाल होता था बेटा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन कंप्यूटर एक बेहतरीन कंप्यूटर होता था जिसमें कैरेक्टर्स को, डाटा को कन्वर्ट करने की स्लाइड बहुत अच्छी होती थी, इसलिए इसमें हम इस्तेमाल कर सकते थे एप्सिडिक। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज नॉर्मली यूज्ड इन मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है और इट कैन रिप्रेजेंट 256 कैरेक्टर। और कितने कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा? 256। क्या हो गया बेटा? लड़ाई करनी है ना तो फिर यहाँ पे कैमरे के सामने आके करो ताकि मेरे व्यूज बढ़े। सीधी सी बात। ये ऐसे हरकत है ना, छुप छुपा के नहीं करो, ताकि हम बाद में इस चीज को हम देख के एंजॉय तो करें। हाँ, हमारी क्लास में यहाँ पे लड़ाई भी होती है, शर्म करो, मैंने मजाक किया, लड़ने ना लग जाना यहाँ पे। अब हम पढ़ते हैं बेटा इसकी तीसरी टाइप जो है हमारे पास आस्की। क्या है हमारे पास? आस्की। आस्की समझना बहुत जरूरी है। आस्की जो था एक बहुत लंबे अरसे तक जो कोडिंग स्कीम में इस्तेमाल हुई और सबसे पॉपुलर कोडिंग स्कीम रही है अपने वक्त में, और इसको फेल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहा है किसी भी कोडिंग स्कीम के लिए। आस्की क्या होता है? आस्की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये इसका फुल फॉर्म था, और इसको बेटा पब्लिश किया था आंसी ने। किसने किया था बेटा? आंसी। आंसी क्या बेटा? आंसी हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, आंसी था, इसने बेटा ये आस्की कोड को लॉन्च किया था, और इसके 2 वर्जन लॉन्च किए थे। कितने? 2। पहले एक 7 बिट था, फिर एक 8 बिट था। क्या फर्क है हम वो पढ़ते हैं। इट इज मोस्ट वाइडली यूज कोडिंग स्कीम। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली कोडिंग स्कीम कौन सी हमारे पास? आस्की। इट वाज 2 टाइप। इसकी 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास 7 बिट कोडिंग स्कीम थी, एक हमारे पास 8 बिट कोडिंग स्कीम है। ठीक है, 7 बिट कोडिंग स्कीम जो रिप्रेजेंट करती थी 128 कैरेक्टर। 2 की पावर 8 करें तो बेटा कितने? 2 की पावर 7 करेंगे तो कितना होगा? 128। तो ये रिप्रेजेंट करता था हमारे पास 128 कैरेक्टर। इट इज नॉट इनफ टू रिप्रेजेंट ग्राफिकल कैरेक्टर। अब जो 128 कैरेक्टर थे ना बेटा, ये काफी नहीं थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मुराद ये है कि ये 128 कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते थे। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, ये रिप्रेजेंट करते थे हमारे पास डिजिट्स को। तो ये जो होता है ना 7 बिट कोडिंग स्कीम, ये रिप्रेजेंट करते थे बेटा डिजिट्स और अल्फाबेट्स को। इसको? अल्फाबेट्स को। लेकिन 128 कैरेक्टर इनफ नहीं थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मुराद है पिक्चर्स। इसको पिक्चर्स को कन्वर्ट करने के लिए इनफ नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ ये अल्फाबेट्स को, टेक्स्ट को, डिजिट्स को कन्वर्ट कर सकता था, लेकिन ग्राफिकल शेप्स को, पिक्चर्स को, वीडियोस को, इनको कन्वर्ट करना इसके लिए पॉसिबल नहीं था। तो फिर उन्होंने क्या किया? इट इज नॉट इनफ टू रिप्रेजेंट ग्राफिकल कैरेक्टर, 8 बिट कोडिंग स्कीम रिप्रेजेंट 256 कैरेक्टर। तो इन्होंने इसका एक एडवांस वर्जन, जैसे इसका बीसीडी का एक्सटेंडेड वर्जन था ना एप्सिडी, इसी तरह इन्होंने आस्की का 7 बिट का 8 बिट कोडिंग स्कीम को लॉन्च किया। अब 8 बिट कोडिंग स्कीम क्या करती थी? 8 बिट कोडिंग स्कीम होगी तो 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा? 250। कितने ज्यादा हुए? पहले वाले में कितने थे? 128। 128 से कितने ज्यादा हैं? पूरे 128 कैरेक्टर ज्यादा हैं। जो ये एक्स्ट्रा वन, पहले वाले 128 का तो वही काम था, डिजिट को और अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करना, लेकिन जो ये बाद के एक्स्ट्रा 128 कैरेक्टर्स थे, ये किस लिए बनाए थे बेटा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, यानी कि पिक्चर्स और शेप वगैरह की कन्वर्जन के लिए। समझ आई बात?
तो 8 बिट कोडिंग स्कीम रिप्रेजेंट 256 कैरेक्टर, 128 एक्सटेंडेड कैरेक्टर्स। एक्सटेंडेड कैरेक्टर में पहले 128 थे, फिर 128 जो बाद के उन्होंने बनाए एक्सटेंडेड कैरेक्टर, रिप्रेजेंट ग्राफिकल कैरेक्टर्स, यानी कि वो शेप्स वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ठीक है, समझ आई? यूनिकोड क्या होता है? यूनिकोड, इसका अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो ये है यूनिवर्सल कोड। यूनिकोड मतलब यूनिवर्सल कोड, ऐसा कोड जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा हो। अब ये देखो, यूनिकोड इज 16 बिट कोडिंग स्कीम। कितने बिट है बेटा? 16 बिट। तो 2 की पावर 16 किसके बराबर होगा? 65,560 36 करके दिखाता हूँ, अभी कहता हूँ। 2 1 2 2 2 4 4 265 536 आ गया 65 536। अच्छा, यूनिकोड इज 16 बिट कोडिंग स्कीम, तो इट कैन रिप्रेजेंट 65,536 कैरेक्टर्स। ठीक है, इतने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्लेस द आस्की कोड। अब इसने क्या करा, मैंने बताया ना आस्की कोड एक बहुत लंबे अरसे तक मोस्ट वाइडली यूज कोडिंग स्कीम था, लेकिन जब यूनिकोड आया तो इसने क्या किया, इसने कन्वर्ट कर दिया आस्की कोड को, इसने उसको रिप्लेस कर दिया। तो इट कैन रिप्रेजेंट द कैरेक्टर्स ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। अब यहाँ पर अगर हम देखें 256 कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें 128 कैरेक्टर जो थे पहले वाले, वो क्या रिप्रेजेंट करते थे? डिजिट्स को और अल्फाबेट्स को। और अल्फाबेट से मुराद हमारा क्या होता है बेटा? ABC। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट से मुराद सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के अल्फाबेट्स को वो जो थे वो समझते थे। लेकिन जो ये यूनिकोड है, ये यूनिकोड बाकी लैंग्वेजेस को भी अंडरस्टैंड कर सकता है। ये अलिफ बे पे भी समझ सकता है, ये चाइनीज को भी समझ सकता है, ये स्पेनिश को भी समझ सकता है, ये फ्रेंच को भी समझ सकता है, यानी कि दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करने की इसमें सलाहियत है। अब यहाँ पे बात की जाए कि हमने अभी बात की ना, आज से अगर मैं बात करूं तकरीबन 10 साल 20 साल पहले बात करूं, तो 20 साल पहले अगर कंप्यूटर को आप वॉइस पहली बातें कर ही नहीं सकते थे, बोलकर कोई चीज सर्च करने वाली सहूलत नहीं थी। आप उर्दू में सर्च करते थे, कभी नहीं मिलेगा। आप स्पेनिश में सर्च करते थे, आपको कभी नहीं मिलता था। ठीक है, लेकिन बाद में इस तरह हुआ कि यूनिवर्सल कोड का इजाद किया गया, और यूनिवर्सल कोड ने क्या किया, तमाम लैंग्वेजेस को सपोर्ट किया। अब आप कोई भी लैंग्वेजेस में टाइप करो, आपको डाटा मिलेगा। अब गूगल स्टोर, गूगल ट्रांसलेटर, क्यों कोई भी चीज कोई भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की सलाहियत है, क्योंकि उसको कोड, कौन सा कोड पता चल गया है? यूनिवर्सल कोड, यानी कि यूनिकोड। फिर इसमें इट कैन रिप्रेजेंट द लैंग्वेज कैरेक्टर्स ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। बस हो गया। अब मैं इसका एक ओवरव्यू देते हैं, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा बेटा डाटा इनकोडिंग। डाटा इनकोडिंग क्या होता है? ऐसा अमल जिसमें हम डाटा को कन्वर्ट कर देते हैं बाइनरी फॉर्म में या बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, अब दूसरा हमारा सवाल होता है हम क्यों करते हैं इसको बाइनरी लैंग्वेज में? क्योंकि कंप्यूटर समझता है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज, इसलिए हम डाटा को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर तीसरी बात थी बेटा कोडिंग स्कीम इसकी 4 हैं, BCD, एब्सिडिक, आस्की और यूनिकोड। अब इसमें हमारा BCD क्या है बेटा? BCD कोडिंग स्कीम 4 बिट की थी, और ये कितने कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकती थी बेटा? 16। ठीक है, और ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करती थी? डिजिट्स को। सिर्फ और सिर्फ किसको सपोर्ट करती है बेटा? डिजिट्स को। फिर हमारे पास आया एब्सिडिक, वो क्या था? इसका एक्सटेंडेड वर्जन था। वो कितने बिट कोडिंग स्कीम था? 8 बिट कोडिंग स्कीम था। ठीक है, फिर इसका कोडिंग स्कीम में कितने कैरेक्टर सपोर्ट कर सकता है? 256 कैरेक्टर्स को सपोर्ट कर सकता है। और इसको इस्तेमाल किया था मेन फ्रेम कंप्यूटर में, इसको इस्तेमाल किया था अर्ली कंप्यूटर्स में, यानी कि बहुत पहले के वक्त के कंप्यूटर्स में, जो पहले पहले कंप्यूटर्स इजाद होते उसमें इसको इस्तेमाल किया था। फिर हमारे पास है आस्की। आस्की क्या होता है बेटा? आस्की है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, और इसको आंसी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और ये क्या था बेटा? 2 वर्जन थे इसके, एक 7 बिट था, एक इसका 8 बिट था। 7 बिट कोडिंग स्कीम में क्या था बेटा? ये 128 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता था, और 128 कैरेक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ हम डिजिट्स को और अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करते थे। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे कि पिक्चर वगैरह को रिप्रेजेंट करना था, उसके लिए इनफ नहीं था, तो उन्होंने क्या किया? इसका एक्सटेंडेड वर्जन बनाया, जो क्या था? 8 बिट कोडिंग स्कीम था। इसमें क्या था? 256 कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता था। 128 कैरेक्टर जो थे वो इसके एक्सटेंडेड कैरेक्टर थे। उसमें क्या रिप्रेजेंट कर सकता था? ग्राफिकल कैरेक्टर्स को, जैसे पिक्चर्स वगैरह को भी ये सपोर्ट करता था। फिर हमारे पास आया बेटा यूनिकोड। यूनिकोड क्या था बेटा? 16 बिट कोडिंग स्कीम था, और ये क्या करता था बेटा? तमाम लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता था, क्योंकि इसमें कितने कैरेक्टर्स की सपोर्ट थी? 65,536। इसने क्या किया? आस्की को रिप्लेस किया, और तमाम लैंग्वेज के लिए क्या था? सपोर्टेबल था। समझ आ गई?